इन्होंने बुक नहीं प्रिंट किया, यही यही तो हमने सर ऑनलाइन से प्रिंट कर लिया सर, हमने फटाफट ले लिया। नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले तो मैं श्री अहमद पटेल जी का और उनके साथ मेरे सहयोगी प्रोफेसर राजीव गौड़ा, डॉक्टर गौरव वल्लभ, उनका आज कांग्रेस पार्टी की इस पत्रकार वार्ता में स्वागत करता हूं और बगैर किसी विलंब के ओपनिंग रिमार्क्स के लिए मैं अनुरोध करूंगा श्री अहमद पटेल जी से कि वो आपसे बात करेंगे और फिर हम उसकी व्याख्या, मैं और प्रोफेसर राजीव गौड़ा जी उसकी व्याख्या करेंगे। साथियों, आज प्रेस वार्ता में आप सबका स्वागत है। आज भारतीय जनता पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जनता के सामने रखा हुआ है और अगर आप इस घोषणा पत्र को देखेंगे, कांग्रेस पार्टी का और भारतीय जनता पार्टी का, तो आप देख पाएंगे कि इसमें सिर्फ मैं ही मैं हूँ। एक तरफ जनता है, कांग्रेस पार्टी है, एक तरफ सिर्फ मैं ही मैं हूँ, क्योंकि मैं, मेरा और मेरा अहंकार। न तो इनको कोई देश से वास्ता है, न अपने दल से वास्ता है, न अपने दल के नेताओं से वास्ता है। मैं समझता हूँ कि ये जो घोषणा पत्र है ये झूठ बनाम न्याय है और मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ झूठ का गुब्बारा है। कहते हैं कि मैं समझता हूँ कि ये जो मैनिफेस्टो जारी किया, इससे तो अच्छा था कि ये माफ़ीनामा जाहिर करते, क्योंकि 5 साल में कुछ भी नहीं हुआ है और हमेशा उनका जो मैनिफेस्टो होता है, घोषणा पत्र होता है, वो तो साइड पे रह जाता है। सिर्फ इनकी जो दुकान चलती है गिमिक्स और हथकंडों पे चलती है। कभी चाय वाला, कभी चौकीदार, कभी कामदार, कभी फकीर और कभी कहीं और। तो जो ये घोषणा पत्र वो जो वादा करते हैं कभी निभाते नहीं। और मैं समझता हूँ कि ये जिस तरह से बातें की गई है इसमें, अब ये चलने वाला नहीं है। देश की जनता अच्छे तरीके से इनको पहचान चुकी है। असल में तो 5 साल के बाद हिसाब देना चाहिए था उनको कि इन्होंने क्या क्या किया। आज बेरोजगारी है, रोजगारी के वादों का क्या हुआ? किसानों को जो वादे किए थे उनका क्या हुआ? व्यापारियों को जो वादे किए थे उनका क्या किया? और फिर से वही बात, किसानों को हम 1 लाख का कर्जा देंगे, उस पर सूद वसूल नहीं करेंगे, लेकिन जो प्रिंसिपल है वो टाइमली उनको भरना पड़ेगा। रोजगारी के लिए कोई ठोस कदम तो इसमें है नहीं। एक्सपोर्ट की बात करते हैं, लेकिन वो किस तरह से एक्सपोर्ट करेंगे, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का तो कुछ ठिकाना है नहीं। डिटेल में जो मेरे साथी है उस पर बात करेंगे, लेकिन मैं आज यही कहना चाहूँगा कि अब बहुत हो गया। जनता अच्छी तरह से आपको जान चुकी है और जैसे हमने वादा किया है कि अब होगा न्याय, और ऐसे झूठ का गुब्बारा चलने वाला नहीं है। कुछ लोगों को कुछ समय के लिए तो आप गुमराह कर सकते हैं, कुछ लोगों को हमेशा के लिए गुमराह कर सकते हैं, लेकिन सब लोगों को हमेशा के लिए आप गुमराह नहीं कर सकते। देश की जनता अब अच्छी तरह से आपको पहचान चुकी है। आप कहीं अलग अलग रूप में देश के सामने आते हैं, जैसे मैंने कहा, कभी चाय वाला, कभी चौकीदार, कभी फकीर, कभी कुछ, कभी झोले वाला। ठीक है, मैं डिटेल में जाना नहीं चाहता, कोई पर्सनल कमेंट करना नहीं चाहता, लेकिन अभी ये आपके हथकंडे गिमिक्स चलने वाले नहीं है। और जैसे कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में कहा है, अब होगा न्याय और न्याय होके ही रहेगा। थैंक यू।
हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय अहमद पटेल जी का उनके ओपनिंग रिमार्क्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। साथियों, मोदी जी का मूल मंत्र है झांसे में फांसो। मोदी सरकार का सफरनामा जो आज हमने देखा वो जुमलों से झांसों तक है। 125 करोड़ देशवासी मोदी जी के 125 झूठे वादों का जवाब मांग रहे हैं और आज जहां उसकी प्रतिलिपि हम आपको देंगे 125 वादे और उनकी झूठ की, उसका अनावरण भी हम इस पत्रकार वार्ता के आखिर में श्री अहमद पटेल जी से करवाएंगे। जैसा मैंने कहा, मोदी जी का मूल मंत्र है झांसों में फांसो। जब साल 2014 के घोषणा पत्र के 125 सवाल खड़े हों तो आज के झांसा पत्र, ये संकल्प पत्र नहीं है, आज के झांसा पत्र पर भरोसा कैसे करें। फिर एक बार उन्होंने किया झांसा पत्र तैयार, फिर एक बार उन्होंने किया झांसा पत्र तैयार। देश की जनता खारिज करेगी इस बार और झोला उठाकर हो जाओ जाने को तैयार। मोदी सरकार ने देश के विश्वास में विष घोल दिया है। देश को आज सरकार पर भरोसा करना भारी पड़ रहा है। इस बात की पुष्टि हम नहीं, स्वयं 2014 के घोषणा पत्र भाजपा की कमेटी के प्रमुख श्री मुरली मनोहर जोशी ने की। जब उनसे पूछा कि मोदी सरकार के 5 साल के बाद कितने नंबर देंगे, तो उन्होंने कहा, एंड आई कोट, कॉपी में कुछ लिखा हो तो नंबर दूं, अनकोट। काम के नाम पर मोदी नाम के विद्यार्थी की कॉपी कोरी पड़ी है। जब कोई अपना काम नहीं करता तो फिर बहानेबाजी करता है। बस यही हुआ 5 साल, अपनी नाकामी का इल्जाम दूसरों पर मढ़ देना और रोज नए बहाने गढ़ देना। दोस्तों, अब जानिए मोदी जी की झूठी घोषणाओं का, जो इस बार भी लिखी हैं। हमने उनमें से 11 बड़ी झूठी घोषणाएं निकाली हैं, उनका सच। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि झांसों का गुब्बारा, और जैसा आदरणीय अहमद पटेल जी ने कहा, बनाम न्याय का सहारा। आज ना अमित शाह जी ने, ना राजनाथ सिंह जी ने, ना जेटली जी ने, ना सुषमा जी ने, ना नरेंद्र मोदी जी ने कुछ शब्दों का नाम ही नहीं लिया। पहला, नौकरी और रोजगार, ये बिल्कुल घोषणा पत्र के भाषणों में चर्चा से गायब था। दूसरा, नोटबंदी, जिसको मोदी जी कहते थे कि बहुत बड़ा कार्य उन्होंने किया, आज नोटबंदी की चर्चा नहीं हुई। तीसरा, जीएसटी, व्यापारी और दुकानदार पर जो वार किया गया है, आज उस जटिल जीएसटी की कोई चर्चा, एक शब्द उसका बोला नहीं गया। चौथा, काला धन, जिस पर आप 2014 में सत्ता में आए थे, आज उसकी चर्चा भी नहीं हुई। और आप कांग्रेस परिवार के सदस्य हैं, क्योंकि कांग्रेस बीट के साथ ही यहां बैठे हैं। आपने तो राहुल गांधी जी से लगभग 1.5 दर्जन सवाल किए, परंतु मैं, मुझे और मेरा के अहंकार से चूर, सत्ता के नशे में और स्वयं के दर्शन में अभिभूत एक अहंकारी शहंशाह ने एक प्रश्न भी पत्रकारों से पूछने की इजाजत ना नहीं दी और ना ही किसी को हिम्मत पड़ी। यह था उनका पूरा कार्यक्रम। पर बहुत संक्षिप्त में मैं कहूंगा, वो 11 बड़ी बातें क्या हैं। 2014 में वादा किया था 2 करोड़ रोजगार का,
यानी 5 साल में 10 करोड़, उल्टा 4 करोड़ 70 लाख नौकरियां चली गई। ये मैं नहीं कह रहा, ये भारत सरकार का नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन कह रहा है। बेरोजगारी की दर 45 साल में सबसे अधिक है, 6.1%। 15 से 30 साल के नौजवानों, युवक और युवतियों में यह 18 से 30% तक है। पर प्रधानमंत्री और भाजपा उसके बारे में एक शब्द नहीं कह रहे। वादा था किसान को लागत पर 50% मुनाफा देने का, आज फिर किसान की आय डबल करने का वादा कर डाला, परंतु कृषि की मौजूदा विकास दर 2.9% है। क्या मोदी जी जानते हैं कि इस दर से 28 साल और लगेंगे किसान की आय दुगनी होने में? किसान फसल की कीमत के लिए आज भी दर दर की ठोकरें खा रहा है और मोदी जी जुमलों की खेती कर रहे हैं। तीसरा वादा था 80 लाख करोड़ काला धन 100 दिन में वापस लाने का और हर देशवासी के खाते में 15 लाख जमा कराने का। 15 लाख आना तो दूर, नोटबंदी ने देश की जनता की जेब में और बैंक में जो पैसा जमा था वो भी लूट लिया। दूसरी ओर ललित मोदी, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, विजय माल्या और लगभग 27 ऐसे भगोड़े देश के बैंकों का 1 लाख करोड़ लूटकर मोदी जी की नाक के नीचे भाग गए। चौथा वादा था देश को इकोनॉमिक पावर बनाने का, पर वास्तविकता में देश को कर्ज में डबो दिया। 2014 में देश पर कर्ज था और मैं आदरणीय पटेल साहब को दिखाया तो वो भी एक बार चौंक गए। 2014 में देश पर कर्ज था 54,90,000 करोड़। 5 साल के बाद देश पर कर्ज है 82 लाख करोड़। 5 साल में मोदी सरकार ने कर्ज लिया 27,12,940 करोड़। 5 साल में मोदी जी हर रोज 1,486 करोड़ कर्ज लेते हैं। हर महीने मोदी जी 45,000 करोड़ कर्ज लेते हैं। यह है मोदी जी का कर्ज में डुबोने वाला अर्थशास्त्र। वादा था दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों को सामाजिक न्याय दिलाने का, पर किया उसके उल्ट। दलितों के आरक्षण पर किया हमला, एसटी सब प्लान को कर दिया खत्म और सरकार के संसाधनों से उन्हें वंचित कर दिया। आज देश में हर 12 मिनट में एक दलित पर अत्याचार होता है और हर 24 घंटे में एक दलित महिला से अनाचार। और ये मैं नहीं कह रहा, ये नेशनल क्राइम्स रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट कहती है। वादा था बेटी बचाने व बेटी पढ़ाने का, पर वास्तविकता में यह भाजपा से बेटी बचाओ बन गया। 2011 की जनगणना के अनुसार 15 लाख से कम 632 लाख बेटियां हैं। अगर बेटी बचाओ का बजट देखें तो 5 पैसा प्रति बेटी को मिलता है। इससे क्रूर जुमला क्या हो सकता है? 5 पैसे में आप बेटी बचाएंगे? उसके विपरीत भाजपा बेटियों को पर आक्रमण करने वाले लोगों को देती है संरक्षण। कठुआ की दरिंदगी, उन्नाव बलात्कार कांड, नलिया का सेक्स रैकेट, मुजफ्फरपुर व प्रतापगढ़ का बालिका गृह कांड ने देश की आत्मा को शर्मसार किया है। इसलिए अब नारा है भाजपा से बेटी बचाओ। वादा था सस्ते पेट्रोल डीजल का, पर जब सत्ता में आए तो पेट्रोल डीजल पर एक्साइज लगाकर 12 लाख करोड़ रुपए जनता की जेब से लूट लिया। वादा था 100 स्मार्ट सिटी बनाने का, पर एक भी नहीं बन पाई। आरटीआई ने बताया कि 5 साल में स्मार्ट सिटी पर केवल 7% पैसा खर्च हो पाया। इसलिए इस बार स्मार्ट सिटी की, स्किल इंडिया की चर्चा ही नहीं हुई। वादा था सेना की मजबूती का, पर सेना के शौर्य का राजनीतिक इस्तेमाल तो खूब किया, परंतु भारतीय सेना और सैनिक दोनों ही मोदी जी के अत्याचार और अनदेखी का शिकार बन गए।
संसदीय समिति ने बताया कि सेना के में रक्षा बजट 57 सालों में अब सबसे कम है। देश की संसदीय समिति ने बताया कि 68% सेना के अधिकार विंटेज किस्म के हैं। एक तरफ सेना की वर्दी और राशन के बजट में कटौती कर डाली, तो दूसरी तरफ 1 रैंक 1 पेंशन को 1 रैंक 5 पेंशन बना डाला। और जब सैनिकों ने अधिकार मांगा तो 14 अगस्त को उनकी पिटाई कर उन्हें जेल में डाल दिया। वादा था $1 को 40 रुपए के बराबर लाने का, और डॉक्टर मनमोहन सिंह का वो उपहास किया करते थे। परंतु 5 साल बाद हिंदुस्तान का रुपया एशिया की सबसे कमजोर करेंसी है। आज $1 लगभग 70 रुपए के बराबर है। वादा था मां गंगा की सफाई का, पर 5 साल में नमामि गंगे में 80% पैसा खर्च ही नहीं हुआ। ये मैं नहीं कह रहा, ये उनकी सरकार का जवाब है। बनारस में जो उनका संसदीय क्षेत्र है, गंगा मां और दूषित हो गई। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई और कहा कि इस प्रकार से गंगा 100 साल तक साफ नहीं हो सकती। दोस्तों, पिछले 5 वर्ष जुमलेबाजी के रहे, पर 125 वादों का हिसाब नहीं और सवालों का जवाब नहीं। देश की जनता अब जाग चुकी है, अब होगा न्याय। अब मैं अनुरोध करूंगा कि अंग्रेजी में मेरे साथी राजीव गौड़ा जी कुछ कहेंगे। On Ganga, I would like to, add one thing. There is an authority, National Ganga Cleaning Authority, जिसके चेयरमैन अध्यक्ष हैं प्रधानमंत्री जी। मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि क्या आज तक एक भी मीटिंग उन्होंने बुलाई है क्या? That is my question so far Ganga is concerned. Now, Gauda ji. Friends, today we have seen the Bharatiya Janata Party unveiling an apology of a manifesto. What this government has achieved and failed to achieve over the last 5 years is something that comes through in the manifesto very clearly. Let us look at just some of the key highlights in the economy section. What do we see? The contradictions that characterize this government are very evident right up front. They say, we will reduce taxes. At the same time, they say, we will increase tax collections. What has the reality been? You all know that there is a significant shortfall in GST collections already. So basically, when you see what it's promising on the economic front, it is clear that once again they are trying to fool all the people all the time. Take another example. They promised to increase exports. What has their track record been over the last 5 years? We have seen India's exports fall to its lowest share as a percentage of GDP over the last 14 years. That is their track record. Similarly, if you look at any of their other programs, Ahmad Bhai just highlighted the Ganga issue, right? We see a mention of water, wanting to do their characteristic renaming of ministries, renaming of programs. That's all that they've been able to achieve in those 5 years, and that is evident in the domain of water. They have failed to achieve the targets that they laid out, and that is most evident on the issue of cleaning up the Ganga, which once again finds mention in this manifesto with an extended deadline for when they will achieve this goal. Similarly, let me point out to the lack of seriousness with which this manifesto has been crafted. It's as if Mr. Jaitley got carried away with his own lies. If you look at the infrastructure section, at one point they say, we will double the highways, the length of highways in this country in 5 years. Then in some other section, they say we will build 60,000 kilometers of national highways in these 5 years. So, let me tell you that there are 100,000 kilometers of national highways already, a couple of years ago, all right? So if you want to double them, you have to double them to 200,000.
But somewhere else you're saying you're only building 60,000. And you know how they count the highway construction. Every lane, every median is counted as one extra lane or one extra kilometer, right? So I would suggest that you take a detailed look at this, at the points in this manifesto, compare with the track record over the last few years of their term in office. Randeep Bhai will be releasing very shortly a collection of 125 failures in terms of what they promised in 2014 and what they have delivered. And you will see that this is across the board. This is the story of this manifesto. You might want to ask, is there enough for women, half the population of India, in this manifesto? Just a couple of mentions saying we will increase the employment of women. This, after presiding over a significant 80% reduction in the participation of women in the workforce. Then, if you look at other things that are there or missing, they've brought back an oil seeds mission, which has been around for 10, 15 years already. They're once again promising that in this manifesto. So basically, it's just a lot of jumlas once again. But there are some omissions that hurt me very, very much. And that is, while they do talk about Kisans, once again, there is absolutely no concern and attention paid to the Khet Mazdoor, to agricultural labor. This means that this party, we used to hear the slogan, Narendra Modi Kisan Virodhi. This means that this party, the Bharatiya Janata Party, does not understand rural India, the economy of rural India, the nature of who owns land and who doesn't own land, the nature of survival in rural India. They do not understand, and there is nothing here for the Khet Mazdoor, for anyone who is trying to survive without being an official Kisan owning land. And in an era of feminization of agriculture, there is no recognition of that aspect either. So you can see a deaf, dumb, blind government wanting to come to you in the hope that the masses will be gullible once again. There is one more omission. They have not announced a department for doctoring data, given that they've been doing this all the time. Anyways, let me point out that there is a lot of divisive material here. This Prime Minister and the party president, BJP party president, Mr. Amit Shah, go to the Northeast and do not utter a word about the Citizenship Amendment Bill. And now, once again, it finds pride of place in this manifesto that the BJP has released. So I think our brothers and sisters in the Northeast will be able to make their decisions with wide open eyes, knowing the truth behind what the BJP is offering in that region of India. Anyway, I will stop there. There is a lot more to discuss. And as the day unfolds, I'm sure that each and every one of you will be able to read through this and laugh at it. Thank you. Before I start taking questions, I will request Shri Ahmed Patel ji to unveil for you for soft copies and hard copies we are giving. सीधी वादा खिलाफी, वादा तोड़ना, ये इनकी फितरत में है, भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की। अगर आप गुजरात के मैनिफेस्टो भी मूल्यांकन करेंगे, जब ये चीफ मिनिस्टर रहे, और अभी का लास्ट 2014 का अगर मैनिफेस्टो देखेंगे, तो ये हमेशा वादा खिलाफी ही करते हैं, वादे तोड़ते रहते हैं। उनके लिए ये वादा खिलाफी पत्र है, हमारे लिए ये शपथ पत्र है कांग्रेस के लिए। और जो जो वादा खिलाफी उन्होंने किए हैं या वादे तोड़े हैं, ऐसे 125 पॉइंट बिंदु है जिसके बारे में हमने रिसर्च किया हुआ है। और ये सारे जो है आपको अभी आपके सामने रखे गए हैं, जिसका हम आज अभी यहीं पे विमोचन करते हैं और आपके सामने और जनता के सामने हम लोग रख रहे हैं कि क्या क्या इन्होंने वादा खिलाफी की है, क्या क्या वादे इन्होंने तोड़े हैं। और वादा खिलाफी, वादा तोड़ना, ये इनकी फितरत में।
We'll take questions now. Okay, we'll start with the, since there is no mention of the youth in BJP's manifesto, we'll start with you. We will start with you. मुझे तो लगा कि वो 300 साल आगे की बात करेंगे। ये भी शुक्र है कि उन्होंने 2047 की बात की। इसीलिए तो आदरणीय अहमद पटेल जी ने कहा था कि ये झूठ का गुब्बारा है, और हमने बताया कि ये झांसा पत्र है। पर मोदी जी, देश अब आपके झांसों में आने वाला नहीं। 45 दिन बचे हैं, झोला उठाकर जाने की तैयारी कर लीजिए। सर, लेट मी फर्स्ट गो टू द यंगर पीपल। Yes, sir. We consider him young, sir. Tell me, Mithresh. आदरणीय साथी, फरेब, झूठ, कपट, छलावा, ये 4 मूल मंत्र हैं मोदी जी के। अगर आप उनके पिछले 10 घोषणा पत्र देखें तो 10 घोषणा पत्र में आपको धारा 370, कॉमन सिविल कोड, आर्टिकल 35A और भगवान श्री राम मंदिर की चर्चा मिलेगी। केकई ने और मंथरा ने तो भगवान श्री राम को 14 साल के लिए वनवास भिजवाया था। आज की केकई और मंथरा कौन है? भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस। उन्होंने तो 30 साल से भगवान श्री राम को वनवास भिजवा रखा है। हर बार घोषणा पत्र में भगवान श्री राम के मंदिर को वापस ले आते हैं, खुद का राज तिलक होने के बाद फिर उनको वनवास में भेज देते हैं। देश के लोग इस झूठ, कपट, फरेब को अब समझ गए हैं। इसलिए चेहरे की भाषा और शब्दों के जंजाल, उसमें मत फंसिए, क्योंकि देश को जरूरत है रोजगार की, किसान को सही मूल्यों की, मजदूर को मनरेगा और रोजगार के अधिकार की, व्यापारी और दुकानदार को एक टैक्स टेररिज्म मुक्त और बढ़ोतरी वाले व्यापार की, और इस देश के गरीब, शोषित, दलित और वंचित को उसके सही अधिकार की। और वो मिलेगा उस घोषणा पत्र में जिसके चेहरे पर इस देश की करोड़ों जनता है, एक अहंकारी शहंशाह नहीं। और यही रास्ता है, क्योंकि अब होगा न्याय। नो, आई एम गोइंग टू आस्क हर फर्स्ट। सर, इट इज फॉर यंगर पीपल फर्स्ट। थैंक यू। यस मैम। जब मोदी जी पाकिस्तान गए थे केक काटने और मिठाई खाने नवाज शरीफ जी के यहां, और उसके बाद उग्रवाद की पोषक आईएसआई को पठानकोट एयरबेस की जांच के लिए बुलाकर लाए थे, और कलकत्ता में अमित शाह जी ने फिर आईएसआई में विश्वास जताया था। जब मोदी जी ने पीडीपी बीजेपी की सरकार बनाई और उनकी मौजूदगी में पाकिस्तान और अलगाववादियों का धन्यवाद किया गया था, जब पीडीपी बीजेपी की सरकार ने उग्रवादी मसूद अजहर के साथ पाकिस्तान में भारत विरोधी जलसे करने वाली आसिया अंद्राबी को बेटी बचाओ की पोस्टर गर्ल बनाया था, जब मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल के प्रमुख ध्रुव सक्सेना भारत की सेना की जासूसी करते पकड़े गए थे,
तो क्या वो इस प्रकार की महाशक्ति की बात कर रहे हैं? तो भगवान बचाए, केवल 2 व्यक्तियों का शारीरिक वजन बढ़ा है पिछले 5 साल में, एक आदरणीय अमित शाह जी का और एक आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का। इसीलिए आए दिन प्रधानमंत्री की बजाय वो परिधान मंत्री बन गए हैं, कपड़े बदलने वाले। आदरणीय मित्र, शब्दों से देश महाशक्ति नहीं बनता, काम से बनता है, त्याग से बनता है, बलिदान से बनता है। वो त्याग, बलिदान और स्वयं को देश में मिला देने और सर्वस्व न्योछावर कर देने की परंपरा इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में है। इसीलिए अब होगा न्याय। सर, आई विल कम टू यू, आई प्रॉमिस यू। It is all in the age order today. आदरणीय मित्र, क्या भारतीय सभ्यता इंसान को इंसान का कत्ल करने की इजाजत देती है? क्या भारतीय संस्कृति का आधार नफरत हो सकता है? क्या भारत की सदियों पुरानी परिपाटी घृणा के ऊपर आधारित हो सकती है? क्या भारत के वेद, श्रीमद् भगवत गीता, क्योंकि मैं तो कपिस्थल की धरती से आता हूं, काश मोदी जी ने श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन किया होता, जो जीवन जीने की शैली है, तो वो बताती। श्रीमद् भगवत गीता में ये लिखा है कि दूसरे के धर्म का सम्मान करो। गंगा जमुनी तहजीब इस देश की संस्कृति है, और जो इस देश की संस्कृति को नहीं समझ पाया, वो भारत मां को क्या समझ पाएंगे? सही बात यह भी है, जैसा आदरणीय पटेल साहब ने कहा, कि उनकी नीयत में खोट है। Can we first take this and then I will come back to you, Samia? No problem, I will take that. I want to ask something to you, my friend, as a young person. Which manifesto are you happy about? Which manifesto depicts the face of India? Which manifesto depicts an arrogant person vis-a-vis the people of India? Srimati Sonia Gandhi was extremely satisfied and commended Chidambaram ji, Professor Rajiv Gowda ji, and the entire team for the Herculean effort and discussion. And I reject any other insinuation. Yes, sir. मोदी जी को आज माफी पत्र देना चाहिए था, झांसा पत्र दे डाला, थोड़ी सी गलती हो गई। उनका संकल्प पत्र की बजाय उन्हें आज देश से माफी मांगनी चाहिए थी। अपनी झूठ, नफरत का वो बीज जो इस देश की गंगा जमनी तहजीब में उन्हें बोया, नियत में जो खोट था, नीति जो वो बनाए, जो उन्होंने बनाई नहीं, और केवल बातों का काम किया, काम की बात कभी नहीं की। तो मुझे लगता है कि ये एक फेल व्यक्ति का फेल्ड प्रयास है, और उस फेल व्यक्ति को मैंने फेल नहीं किया, ना पटेल साहब या कांग्रेस पार्टी ने किया। उस फेल व्यक्ति को के बारे में जिसने पिछला घोषणा पत्र बनाया था, मुरली मनोहर जोशी ने, आदरणीय जोशी जी ने ये कहा
कि भैया कॉपी में कुछ लिखा हो तो ही तो नंबर दूंगा। तो जिसको भाजपा के शीर्षतम नेतृत्व और मोदी जी के गुरु ने फेल कर दिया हो, उसको देश कैसे पास करेगा साथी? सर जी जी, एक झूठ बोलते हैं और एक करके दिखाएंगे। मुकेश जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं आपको याद दिलाऊं, यूपीए की सरकार में महिलाओं को 33% आरक्षण करने का देने का कानून, संवैधानिक संशोधन देश की राज्यसभा ने पारित कर दिया था। परंतु उसके बाद जब सरकार बदली तो मोदी जी ने महिलाओं को 33% आरक्षण का वादा कूड़ेदान में डाल दिया। और यही नहीं, राजीव गांधी जी ने जो पंचायती राज संस्थाओं में, नगर पालिकाओं में महिलाओं को आरक्षण दिया था, जहां जहां भाजपा की सरकारें हैं, राजस्थान, हरियाणा, दूसरे प्रांत, वहां भी उन्हें शिक्षा की योग्यता लगाकर सबसे गरीब, सबसे पिछड़े, बैकवर्ड, दलित महिलाओं को चुनने के अधिकार से वंचित कर दिया। आप मुझे बताइए, इस देश में जो शिक्षा मंत्री थी मोदी जी की चहेती मंत्री स्मृति जी, उनकी शिक्षा का ही पता नहीं। इस देश में प्रधानमंत्री की डिग्री का पता नहीं, परंतु मेंबर पंचायत बनने के लिए योग्यता है। यह किस प्रकार का अन्याय है? 33% आरक्षण ना केवल विधायिका और संसद में, परंतु उससे भी महत्वपूर्ण देश की हर सरकारी नौकरी के अंदर। राहुल गांधी जी का वादा है, कांग्रेस पार्टी का वादा है, हम कटिबद्ध हैं। हम देश के लोगों को आपके माध्यम से कहेंगे, हर महिला को सुरक्षा, सम्मान, अधिकार, रोजगार, ये राहुल गांधी जी और कांग्रेस का रास्ता है। नौकरियों में भी आरक्षण देंगे और संसद और विधायिकाओं में भी देंगे। यस सर, I'll after him I'll come to you. जी, आदरणीय मित्र, इस देश में व्यापारी, दुकानदार और व्यवसायी पर दो सबसे बड़े हमले बोले गए आम जनता के साथ साथ। एक था नोटबंदी का हमला। मैं आपके चैनल से अनुरोध करूंगा, मत मानिए मोदी जी की और कांग्रेस की बात को। बाजार में जाइए और किसी दुकानदार से पूछिए, वो कहेगा साहब धंधा मंदा है, 50 से 60% डाउन है। सरदार मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि नोटबंदी जो है वो, प्रोफेसर बताएंगे, अंग्रेजी के दो शब्द थे, ऑर्गेनाइज्ड लूट एंड लीगलाइज्ड प्लंडर है, और 2% सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का जाएगा। 3 लाख करोड़ देश की अर्थव्यवस्था का चला गया। दूसरा प्रहार व्यापार पर हुआ जीएसटी का। कृपया करके भाजपा का घोषणा पत्र ध्यान से पढ़िए। जैसे राम मंदिर का वादा है, वैसे ही किसान और व्यापारी की पेंशन का भी है। पेंशन दिलवाएंगे, ना पैसा बताएंगे ना तारीख बताएंगे, दोनों चीज लिखना भूल गए। मैंने पढ़ा इसलिए आपको बताया, आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। सर, मोदी जी ने फेडरलिज्म को रीडिफाइन तो किया है, क्योंकि फेडरलिज्म की उन्होंने हत्या कर डाली। इस देश में अब प्रांतों को कोई अधिकार नहीं। मैं आदरणीय मित्र आपका ध्यान आकर्षित करूंगा, प्रजातंत्र का अपहरण अगर किसी प्रधानमंत्री ने किया है तो वो नरेंद्र मोदी जी हैं।
मैं फिर दोहराऊंगा, प्रजातंत्र का अपहरण और चीरहरण अगर इस देश में किसी प्रधानमंत्री ने किया है तो वो श्री नरेंद्र मोदी हैं। गोवा में क्या हुआ, एक से अधिक बार क्या हुआ, प्रजातंत्र को संवैधानिक पदों पर बैठे भाजपा कार्यकर्ताओं ने बलि की वेदी पर चढ़ा दिया। अरुणाचल प्रदेश में क्या हुआ, पूरी की पूरी सरकार तीन बार पाला बदली, सैकड़ों करोड़ रुपए का लेन देन हुआ। मणिपुर के अंदर क्या हुआ, आपके सामने प्रजातंत्र का मोदी जी और मोदी जी के कार्यकर्ताओं जो बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं समेत गवर्नरों के, उन्होंने प्रजातंत्र का द्रौपदी की तरह चीरहरण कर डाला। उत्तराखंड में क्या हुआ, कांग्रेस की चुनी हुई सरकार को डिसमिस कर दिया गया और जिस माननीय न्यायाधीश ने उस निर्णय को खारिज किया, मोदी जी ने उसे सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं बनने दिया, उनकी सीनियरिटी को खत्म कर डाला। 3 बार सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम को जस्टिस के एम जोसेफ का नाम दोबारा भेजना पड़ा, 3 बार, 2 बार। उसके बाद उनको जज बनाया गया, परंतु कारण नहीं बताया कि उनसे पहले कई लोगों को जज बनाकर उनको सीनियरिटी में इतना नीचे क्यों कर दिया गया ताकि वो कभी मुख्य न्यायाधीश ना बन पाए। जीएसटी के माध्यम से कई ऐसे प्रांत हैं जिनको हजारों करोड़ का नुकसान होने वाला है। मैं एक छोटे से प्रांत हरियाणा से आता हूं, 7,000 करोड़ का नुकसान होगा हमें। 7,000 करोड़ की भरपाई कहां से होगी, जनता के ऊपर टैक्स लगेगा। इतना जटिल जीएसटी है कि वो कई जगह फेडरल स्ट्रक्चर में प्रांतों के अधिकार ले रहा है, उसकी कोई चर्चा नहीं। इसलिए फेडरलिज्म को रीडिफाइन तो किया ही है, क्योंकि फेडरलिज्म की हत्या कर दी है। Sunil ji, I'll take that question. Let me take relating to manifesto. 2 friends are waiting and I'll promise you I'll come back to you. There was somebody waiting here. Sorry. Yeah. Yes, I'll come to you also. ये उनकी तानाशाही प्रवृत्ति का जीता जागता सबूत है। आदरणीय मित्र, इस प्रश्न का पहले भी मैंने उत्तर दिया है। आप मुझे बताइए, कोई विधानसभा बीच में भंग हो गई 5 साल से पहले, 2.5 साल में, तो क्या 2.5 साल तक केंद्र सरकार उस प्रदेश की जनता को चुने हुए नुमाइंदों की सरकार प्रजातांत्रिक तरीके से शासन के लिए डिनाई कर देंगे? क्या ये हमारे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसकी सीधा वायलेशन नहीं होगी? कौन निर्णय करेगा कितनी सरकार कितनी देर चलेगी? तो अगर किसी सांसद, कोई सरकार अगर माइनॉरिटी में, कभी केंद्रीय सरकार माइनॉरिटी में आ गई, तो इसका मतलब 5 साल तक इस देश में सरकार नहीं होगी। उन 5 साल में से अगर 2 साल सरकार माइनॉरिटी में चली जाती है, जैसा मोदी जी 283 सांसद चुनकर आए, आज उनके 269 रह गए। ही इज ए माइनॉरिटी प्राइम मिनिस्टर इफ द अलाइज डोंट सपोर्ट हिम टुडे। तो फिर क्या जो सरकार का बाकी टेन्योर होगा वो कैसे चलेगा? तो राष्ट्रपति शासन लग जाएगा, तो देश में प्रजातंत्र खत्म हो जाएगा। जो लोग इस सलाह को देते हैं वो इस देश में प्रजातंत्र को खत्म करना चाहते हैं, ये समझ लीजिए। और जिस दिन प्रजातंत्र खत्म हो जाएगा, पत्रकारिता अपने आप खत्म हो जाएगी, आप भी याद रखिए। ओके।
आदरणीय मित्र, कृपया मोदी सरकार का सुप्रीम कोर्ट का शपथ पत्र भी देख लें। दोगली बात कहने की उनको पुरानी आदत है। गंगा गए गंगानाथ, जमुना गए जमुनानाथ। यह है भारतीय जनता पार्टी का चाल चेहरा और चरित्र। अदालत में एक बात कही, घोषणा पत्र में दूसरी बात कही, और पीडीपी और बीजेपी का सांझा जो सरकार उन्होंने सत्ता लोलुपता से चलाई, उस सांझा जो वर्किंग अरेंजमेंट है उसको भी देख लीजिए। उसमें साफ तौर से उन्होंने कहा कि धारा 370 पर अभी उसे फ्रीजर में लगा दीजिए, 35A को फ्रीजर में लगा दीजिए। तो जब आपको गद्दी चाहिए, जब आपको सरकारी गाड़ियां, दफ्तर, आलीशान बंगले चाहिए, जब आपको सत्ता के संसाधनों को भ्रष्टाचार से लूटना हो, तो फिर धारा 370 फ्रीजर में लग जाएगी, और जब आप सत्ता से बाहर चले जाएंगे तो फिर धारा 370 याद आएगी। ये वो दो भाषी, डबल स्पीक एंड डिसेप्शन इज द हॉलमार्क ऑफ बीजेपी। दैट्स द ट्रूथ। सिद्धार्थ, राष्ट्रवाद बलिदान की परिपाटी है, राष्ट्रवाद कुर्बानी की परिपाटी है। राष्ट्रवाद देश के लिए लहू देकर, शरीर के टुकड़े देकर, शरीर के टुकड़े करवाकर भारत को अखंड रखना राष्ट्रवाद है। जो गोडसे की विचारधारा के वंशज हों, जिन्होंने बंगाल में आजादी से पहले देश के टुकड़े करने वाली फजरूल के साथ मिलकर बंगाल में सरकार बनाई हो, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस देश की आजादी के लिए लड़ रही थी, वो राष्ट्रवाद को क्या जाने। राष्ट्रवाद इस देश की अखंडता के लिए महात्मा गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी, श्री राजीव गांधी, सरदार बेन सिंह, नंद कुमार पटेल जी, विद्याचरण शुक्ला जी, और एक लंबी लिस्ट है कांग्रेस के लोगों की। हमने हमेशा देश को दल से आगे माना है, परिवार से आगे माना है। देश सबसे बड़ा है। जब हार नजर आती है तो हर बार पाकिस्तान की याद सताती है। यह है भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र। This is the last, okay, this is the last question, then we go back to Sunil Prabhu. Yes, ma'am. उसका जवाब मैंने दे दिया है ऑलरेडी। Can we first take this? Then कभी भी हरियाणा के आदमी से दो सवाल नहीं पूछते, मैंने कई बार बताया, भूल जाता है। नहीं पूछते। मैंने ऑलरेडी इसका जवाब दे दिया है, उत्तर भी दे दिया है। सरकार उनकी है, एजेंसी उनकी है, और अथॉरिटी की बात तो मैं नहीं करूँगा। जो भी करना है कर लें, कोई भी दोषी है उसके सामने कार्रवाई कर लें, लेकिन कम से कम साथ साथ जो बीजेपी के लोग हैं, उनके जो बेटे हैं, उनकी जो फाइलें पेंडिंग पड़ी हुई है, चाहे ईडी के पास हो या सीबीआई के पास हो, उनकी तो कम से कम इन्वेस्टिगेशन, उनका भी तो शुरुआत हो। अभी जो रेड हो रही है, सिलेक्टिवली क्यों कर रहे हैं? कम से कम बाकी लोगों के पास, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि किसके पास पैसे ज़्यादा है और कहाँ से आए हुए हैं, सब अच्छी तरह से जानते हैं। तो कम से कम उनके लोगों पे भी तो रेड हो। कहीं आपने सुना है, पढ़ा है कि कहीं बीजेपी के किसी भी, चाहे वो सांसद हो, चाहे वो रिलेटिव्स हो, किसी के खिलाफ भी एक भी इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ है, या किसी के वहाँ एक भी रेड हुई है? तो ये सिलेक्टिवली क्यों हो रहा है? और आदरणीय साथी, मैं केवल आपकी जानकारी के लिए बताऊं, 4 दशक के से अधिक के राजनीतिक जीवन में
आदरणीय अहमद पटेल जी पर बहुत सरकारें आई और गई, कोई इल्ज़ाम नहीं लगा पाया। हमने ये भी देखा कि राज्यसभा में क्या क्या षड्यंत्र हुए जब आपने चुनाव लड़ा। उसके बाद भी अनेकों बार इस प्रकार के उल-जलूल, बेबुनियाद और प्रतिशोध से भरे, बदला लेने की मंशा से भरे इल्ज़ाम लगाए गए, पर ना आज तक कोई इस प्रकार के झूठे और बेबुनियाद और बदले की भावना से लगाया गया कोई इल्ज़ाम वो साबित कर पाए। रैली में क्यों कहते हैं 5 साल से आपके पास ईडी थी, सीबीआई थी, सत्ता थी, पुलिस थी, आपने क्यों नहीं कहा? और वो भी प्रधानमंत्री जैसी व्यक्ति, अभी तो कोर्ट में मैजिस्ट्रेट ने वो रिपोर्ट खोला भी नहीं है, उससे पहले पब्लिक मीटिंग में कहना कहाँ से इन्फॉर्मेशन उनके पास आई? और जिस चैनल ने चला दिया सबसे पहले, उनके पास कहाँ से इन्फॉर्मेशन आई? कम से कम इसका भी तो जवाब दें। प्रधानमंत्री तो जिम्मेदार व्यक्ति है, तो ये सिर्फ जासूसी का काम ही करते हैं क्या? जासूसी के अलावा और कुछ काम नहीं है क्या इनके पास? जी सर, आई विल कम टू दैट सर। और आदरणीय साथी, आजकल 4 लोग भाजपा का चुनाव प्रचार कर रहे हैं। हमने देखा जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में नंगा नाच सत्ता का दुरुपयोग कर किया गया, जिस प्रकार अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के कर्मचारियों के घरों पर 24-24 घंटे तक पुलिस बिठाकर रेड की गई, जिस प्रकार से हर विरोधी के खिलाफ, हर राजनीतिक विरोधी के खिलाफ एक दमन चक्र, दुर्भावना, द्वेष और घृणा से भरा दमन चक्र चल रहा है, हमने सबने देखा। वो 4 लोग कौन हैं? आजकल अब भाजपा का प्रचार केवल 4 लोग करते हैं, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, ईडी जी, सीबीआई जी। 5वां व्यक्ति अब कोई बचा नहीं। यहां तो अब एक ही बचा है। और साथ साथ कम से कम ये भी तो जरा देखें, आप लोग भी ध्यान रखें कि जो एजेंसीज के जो हेड्स है या उनका अफसरान है, सुबह 9:30 बजे किसको रिपोर्ट करने जाते हैं? ये कौन सी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है कि जब दिल्ली में है नियमित रूप से सुबह 9:30 बजे कौन से अफसरान जाके एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी को रिपोर्ट करते हैं? ये भी तो कम से कम जोरा थोड़ा सा जांच किया जाए और बताया जाए। आई विल टेक फर्स्ट सुनील मैम, देन हिम एंड देन यू। My point is on this two important issues. One is about related to what happened last night, Kamalnath and everything else. Finally, the election commission woke up and asked the secretary review to, see that the chief electoral officer was also taken into account even if you're like buying of money for the election. Are you all satisfied with what the election commission has done? And the second is about the increase from 1 to 5 in each. Okay, let me quickly answer both. And if I forget the second, then you can remind me. Modi government is blinded by rage, hatred, and revenge. The manner and fashion in which income tax, ED, CBI, and now even paramilitary personnel are being used in an extra constitutional manner to violate even the federal structure and jurisdictions of the state is unpardonable and shameful. It is unacceptable as per every legal and constitutional norm. That's why we said there are only 4 people now campaigning for BJP. One is Shri Narendra Modi, Shri Amit Shah, Narendra Modi ji, Amit Shah ji, ED ji and CBI ji. And that's why you find a failed Prime Minister alone even on top of a failed manifesto, which has become a useless piece of paper to be rejected for what it is. I would say that the Election Commission's action is too little too late. We are happy that they have finally taken note of their responsibility of superintendence and conduct of election under Article 324 of Constitution of India. We do hope that Election Commission will take
decisive action against the patently prejudiced officers of income tax and ED who are trying to bulldoze and intimidate political opponents. Your second question on the decision of the Supreme Court or observation of the Supreme Court on VVPAT. As a citizen of India, I want to say, why did you spend 18,000 crores putting VVPATs if you are not going to count them? Was Supreme Court not in doubt on the authenticity of the electronic voting machines? That's why they ordered VVPAT. VVPAT is not a voluntary step taken by any government or a political party. VVPATs have been implemented pursuant to an order of the Supreme Court, which ordered a paper trail for every certifiable vote because they were doubtful that electronic voting machine could be possibly tampered with. Is the exchequer's money for being wasted or for being appropriately utilized for strengthening democracy? No, we are not satisfied with counting only 5 VVPATs. As a citizen, I feel if I am going to pay for 18,000 crores of VVPAT, then democracy enjoins upon every constitutional authority and every government to ensure that the election is free, fair, proper, and away from even an iota of doubt with regard to exercise of franchise by every individual. I think Supreme Court should re-examine its decision. ये तो बड़ा मुश्किल काम है यार, अंग्रेजी में ही बड़ा मुश्किल से बोला था। जी सर, यस। आदरणीय मित्र, प्रजातंत्र में यह सबसे आवश्यक है कि इस देश के 125 से 130 करोड़ नागरिक, हर व्यक्ति उस व्यक्ति को वोट डाले जिसको वो चाहता है और वोट उसी के खाते में जाए जिसको वोट डाली जाए। इसके बगैर ना संविधान रहेगा ना प्रजातंत्र रहेगा। जब सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के साथ पेपर ट्रेल लगाने का निर्णय किया तो स्वाभाविक तौर से सुप्रीम कोर्ट के मन में भी यह संशय था कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन टेम्पर हो सकती है, नहीं तो वीवीपैट का निर्णय ही क्यों किया। देश की जनता की कमाई का 18,000 करोड़ रुपया वीवीपैट मशीन खरीदने और लगाने पर इसलिए लगाया गया ताकि हर वोट जो ईवीएम में डले उसकी एक पेपर ट्रेल हो। अगर वो पेपर ट्रेल को कभी इस्तेमाल ही नहीं किया जाना तो वीवीपैट मशीन्स लगाई ही क्यों गई। यह किसी राजनीतिक दल का निर्णय नहीं था, यह इस देश की सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय था। इसलिए राजनीतिक दलों ने इकट्ठे होकर कहा यह बीजेपी या कांग्रेस का विषय नहीं, यह इस देश के प्रजातंत्र की विश्वसनीयता का प्रश्न है। अगर प्रजातंत्र से विश्वास उठ जाएगा तो फिर प्रजातंत्र और संविधान समाप्त हो जाएंगे। इसलिए हम सब ने यह मांग रखी कि कम से कम 50% वीवीपैट जरूर गिनी जाएं ताकि कोई संशय का आधार बचे ना। 1 से 5 कर दिया जाना यह बिल्कुल प्रजातंत्र की मान्यताओं के अनुरूप नहीं। और एक नागरिक के तौर पे मैं ये कहूंगा कि यह सुप्रीम कोर्ट का निर्णय तर्कसंगत नहीं, प्रजातंत्र को मजबूत करने वाला नहीं। उन्हें इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। मैम, आदरणीय साथी, भारतीय जनता पार्टी हर चीज का इस्तेमाल विभाजन के लिए करती है क्योंकि ये उनके डीएनए में है। वो पति को पत्नी से लड़ाना चाहते हैं, वो चाहे नोटबंदी हो या कोई और कानून हो। वो
एक जाति को दूसरी जाति से लड़ाना चाहते हैं, वो एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाना चाहते हैं। वो गुजरात जाएंगे तो पटेल और गैर पटेल की राजनीति करेंगे, वो महाराष्ट्र जाएंगे तो मराठा और गैर मराठा की राजनीति करेंगे, वो राजस्थान जाएंगे तो वहां गुर्जर बनाम राजपूत की राजनीति करेंगे, वो पंजाब जाएंगे तो वहां हिंदू बनाम सिख की राजनीति करेंगे, वो हरियाणा आएंगे तो जाट बनाम गैर जाट की राजनीति करेंगे, वो उत्तर प्रदेश जाएंगे तो वो मुस्लिम बनाम हिंदू की राजनीति करेंगे। विभाजन, नफरत उनके डीएनए में है, इसलिए ऐसे लोगों को सिरे से खारिज करना ही सही है। इसलिए अब होगा न्याय। धन्यवाद। This is a request from Sanjeev, and that's a regional prejudice. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.